तो कल के क्लास में क्या पढ़ा? क्या पढ़े थे कल? क्लोरोप्लास्ट। तो ये जहाँ आपका जो है कल के क्लास के अनुसार से ये स्ट्रक्चर आपको मिला था क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो इसी को डिफाइन करना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना है। एक्सप्लेन क्या करना है उसको फिर से समझ लीजिए। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर और इनर लेयर यहाँ पे मिल रहा है। आउटर और इनर लेयर के बीच में ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या पेरीक्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस इसको बोल सकते हो। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है एक बड़ा सा एरिया, है ना। और ये जो एरिया है इसमें भरा हुआ रहता है फ्लूइड विच इज द मैट्रिक्स, या उसको हम कह सकते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इस स्ट्रोमा में अगर देखा जाए तो स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे। स्टैक्स लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पे पाइल्स मिलता है। ये जो क्वाइन है, स्टैक है, इस तरह से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका एक पाइल्स बना हुआ है, एक पिलर जैसा बना हुआ है। तो इस पिलर को हम कहते हैं ग्रेनम। और ये जो सिंगल जो फॉर्म है इसको हम लोग नाम देते क्या है? तो इसको कहते हैं हम थैलाक्वाइड, ठीक है। इसी थैलाक्वाइड के इन साइड में क्या कंटेन कर रहा है? तो इसी में कंटेन करता है थैलाक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब समझिएगा, कुछ जो प्लांट होते हैं, जैसे अभी आगे पढ़ोगे क्लास में तो पता चलेगा कि C3 प्लांट होता है, C4 प्लांट होता है। तो होते हैं ग्रैनल थैलाक्वाइड, ए ग्रैनल थैलाक्वाइड, है ना। तो जो ग्रैनल थैलाक्वाइड होता है, ए ग्रैनल थैलाक्वाइड होता है। अब ये ए ग्रैनल थैलाक्वाइड क्या होता है, ग्रैनल थैलाक्वाइड क्या होता है, ठीक है। तो ये जो ये जो फॉर्म है थैलाक्वाइड, इस तरह से अरेंज होकर के जो ग्रैनम बना रहा है, तो इस तरह से हम थैलाक्वाइड को कह सकते हैं ग्रैनल थैलाक्वाइड, क्योंकि ये जो थैलाक्वाइड है वो ग्रैनम बना रहा है। C4 प्लांट होता है, एक तरह का प्लांट है C4 प्लांट। उस C4 प्लांट में इस तरह से अरेंज भी होंगे, यानी ग्रैनल थैलाक्वाइड भी प्रेजेंट होगा, और थैलाक्वाइड ऐसे ऐसे जगह जगह पे ऐसे फ्री भी रहेगा। तो ये फ्री जो फॉर्म में है इसको कहते हैं ए ग्रैनल थैलाक्वाइड, ठीक है। अगर फ्री है, अकेले है, सिंगल सिंगल फॉर्म में थैलाक्वाइड है, तो उसको कहते हैं ए ग्रैनल थैलाक्वाइड। और थैलाक्वाइड जो बना रहा है ग्रेनम उसको कहते हैं ग्रेनल थैलाक्वाइड, ठीक है। फिर हो गया बात कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका जो ग्रेनम है ना, ये ग्रेनम कितना हो सकता है, ग्रेनम की संख्या कितनी हो सकती है? तो 40 to 100, यानी 40 से लेकर के 100 ग्रेना प्रेजेंट हो सकता है। और एक ग्रेना को बनाने के लिए करीब करीब कम से कम 2 थैलाक्वाइड, या 2 से लगभग 100 थैलाक्वाइड यहाँ पे अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 थैलाक्वाइड अरेंज हो सकता है, या 2 से लेकर के 100 तक भी रह सकते हैं। तो यानी आपको अगर कोई ग्रेनम बनाना है तो जब भी ग्रेनम बनाएंगे तो 2 या मोर देन 2 अगर आप थैलाक्वाइड इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ग्रेनम तैयार हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, क्लियर है। इसके बाद बात आता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहलाएगा। और फोटोसिंथेसिस का जो मेन पार्ट है, मेन जो प्रोसेस है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, तो लीफ में कहाँ होता है ना। तो लीफ में कहाँ होता है, तो पैलिसेड सेल में होता है। पैलिसेड सेल की बात करेंगे तो पैलिसेड के अंदर कहाँ होता है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट, यानी दो तरह से काम होता रहता है। एक जो काम होता है वो ये होता है यहाँ पे कि लाइट के प्रेजेंस में जो काम होगा वो, है ना, ग्रेनल थैलाक्वाइड में हो रहा है। और जो लाइट के, मतलब कह सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, यानी लाइट का जिसमें इस्तेमाल नहीं है, तो वो प्रोसेस किस में होता रहेगा, स्ट्रोमा में होता रहेगा, मैट्रिक्स में होता रहेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से कहते हैं कि लाइट फेज और डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रेनल थैलाक्वाइड, और डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो मैट्रिक्स वाले एरिया में होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद है कि एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम को कनेक्ट करने वाला ये जो ट्यूबुलर फ्लैट स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, है ना। स्ट्रोमा लैमेली बोल सकते हैं प्लूरल्स में। और
स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। देखो 12 में से 3 बच्चे हैं। चलिए, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका कर लेते हैं, डिटेल इसका कर लेते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार से, है ना। तो नोट कर लेते हैं बारी बारी से। क्लोरोप्लास्ट, देख सकते हो आप, क्लोरोप्लास्ट enclosed by two membrane outer and inner membrane, outer and inner membrane, outer and inner layer कह सकते हो। ठीक है, आगे internally chloroplast has two parts। एक होता है ग्रेनम, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं क्या, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ पाइल्स, it is a piles of sac or quines, it is piles of sac or quines like a structure called thylakoid। थैलाक्वाइड से बना होगा। हम कह सकते हैं थैलाक्वाइड which form granum called granule thylakoid। ग्रेनल थैलाक्वाइड कह देंगे। इसके बाद क्या है, ग्रेनम, one granum attached to another by stroma lamella, स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद थैलाक्वाइड कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रहेगा उसके पास। ठीक है, थैलाक्वाइड कंटेन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद light phase of photosynthesis takes place in या takes place in granule thylakoid।
ये हो गया ग्रे नाम वाला पार्ट। ठीक है, अब हमें दूसरा इसमें पढ़ना है स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। तो जो फ्लूइड फिल्ड पार्ट था, है ना, द फ्लूइड फिल्ड पार्ट of chloroplast is called stroma. Stroma and fluid is matrix. इसके बाद क्या है? Matrix contains enzymes जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, enzymes, starch, grains, ठीक है। ठीक है, मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, इसके बाद कह सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ on DNA and ribosome, on DNA and ribosome, on DNA and ribosome, chloroplast is also called क्या प्लास्टिड ही तो है, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल। ठीक है, अब थोड़ी सी बात है, dark range of photosynthesis takes place in estroma। हो गया कंप्लीट, नोट कर लिया। हो गया, बोलो ना, हो गया।
अजीब हालत है भाई तुम लोग का। अब यहाँ पे रखे रहो इसको, बताना भी नहीं है हुआ कि नहीं हुआ। ओके तो ये क्लोरोप्लास्ट हुआ कंप्लीट, प्लास्टिड का सेक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है? ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है राइबोसोम। बस अब ज्यादा नहीं बच रहा है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम को कहते हैं क्या? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये किस चीज से बना हुआ है क्या ये? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसकी बात करें राइबो, तो राइबो से टर्म क्या निकल, राइबो से टर्म निकल रहा है, एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो सोमा है, सोमा इसका मतलब होता है बॉडी। अभी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो ये बेसिकली है जिसको हम कहते हैं आरएनए। तो आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कह सकते हो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बेसिकली आरएनए कंटेन कर रहा। तो आरएनए एग्रीगेटेड जो स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है राइबोसोम। और आरएनए यहाँ पे बेसिकली कौन से आरएनए होते हैं? तो मैसेंजर आरएनए, है ना, जो कि मैसेज लेकर के आता है प्रोटीन बनाने का, कि किस तरह से प्रोटीन बनाना है। तो ये काम होता है राइबोसोम के पास। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम राइबोसोम को देखेंगे तो हमें कुछ नॉर्मली स्ट्रक्चर दिखाई देता है राइबोसोम का। ऐसा एक स्ट्रक्चर इस तरह से और दूसरा इस तरह से रहता है ना। बस सिंपल सा अगर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर पे आपको कंटेन करता है RNA। ठीक है, तो ये जो इसको है इसको हम कहते हैं स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। और ये जो होता है इसको कहते हैं लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। ठीक है, तो ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मिल करके क्या बनाता है? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। अटैचमेंट कब होता है? तो जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस होना है, जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस का काम होना है, जिस समय एमआरएनए यहाँ पर आ जाता है दोनों के बीच में, है ना, तो उस समय ये एक दूसरे से अटैच होगा। इसके लिए जरूरी है कि जो मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन है Mg प्लस, है ना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये करीब करीब 0.001 एम होना चाहिए। तब जाकर के क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ अटैच होता है, यानी मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन भी रिक्वायर्ड है दोनों के अटैचमेंट के लिए। तो जब अटैच हो जाएगा तो ये इस तरह से सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि जो राइबोसोम है इसका यहाँ पे दोनों के अटैचमेंट के बाद एक साइज क्लियर होता है ना। ऐसे तो अगर हम राइबोसोम के साइज की बात करेंगे, है ना, लंबाई और चौड़ाई के बेसिस पे, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो ये लगभग लगभग हो सकता है 17 नैनोमीटर हो सकता है, 20 नैनोमीटर हो सकता है ना। ऐसे एवरेज अगर इसके साइज की बात करोगे तो 70s और 80s राइबोसोम दोनों को मिला करके अगर देखेंगे तो ये लगभग 20 से लेकर के 40 नैनोमीटर तक का होता है ना, 20 टू 40 नैनोमीटर तक का होता है। बट एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्वेटबर्ग, उसने इन दोनों को, है ना,
ऐड किया, मतलब ये जो एडिशन है उसको एक नाम दिया, और एडिशन को हम ऐसे बोलते हैं कोफिशिएंट। दोनों ऐड होने के बाद, ठीक है, तो ऐड होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको कहते हैं कोफिशिएंट, और ऐड होना मतलब सेडिमेंट होना, एक दूसरे पे अटैच होना, इसको हम कह सकते हैं सेडिमेंट होना। तो इस अनुसार से ये जो सेडिमेंट कोफिशिएंट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, है ना। जैसे मान लो कि जो राइबोसोम है एक्चुअली, है ना, जो राइबोसोम है इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हम नाम देते हैं तो राइबोसोम होता है दो तरीके का हो जाएगा। एक हो जाएगा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो होता है 70S का, है ना, 70S का, यानी एस जो यहाँ पे 70S का है, और ये जो 70S बताया जा रहा है एक्चुअली में 70S किसका है, तो ये अटैचमेंट के साथ, है ना, अटैचमेंट के साथ, यानी ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये 70S है। और अगर किसी के हम दो पार्ट करें, यानी स्मॉलर को देखें और लार्जर को देखें, तो ये हमको मिल जाएगा क्या, इसमें ये मिल जाएगा 30S का, और ये मिल जाता है 50S का। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ तो 70S है, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि 50S आ रहा है। जब अलग अलग हम दोनों को देखते हैं, दोनों को जब अलग अलग देखते हैं, यानी स्मॉलर, है ना, स्मॉलर यूनिट को अगर देखते हैं और यहाँ पे लार्ज यूनिट को देखते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जो पार्ट है लार्ज का और जो कुछ जो पार्ट है स्मॉल का वो एक दूसरे से इम्प्रेड होता है। तो जब इम्प्रेड हो जाएगा तो सीरियसली क्या होगा कि फुल साइज नहीं दिखाई देगा, साइज में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। हाँ, साइज में क्या होती है, कमी आ जाती है, तो इस कारण से 70 यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको नैनोमीटर में अगर हम बात करेंगे तो नैनोमीटर में क्या इसका साइज होगा, तो लगभग ये होता है 20 से लगभग 29, 20 से लगभग 29 नैनोमीटर जो है ये इसका जो है लेंथ होता है, लेंथ होता है। और अगर इसके हम ब्रेथ की बात करें, वाइडनेस की बात करें, तो 17 से लगभग 21 नैनोमीटर इसका वाइड होगा, ठीक है, ये कंडीशन। लेकिन अब यहाँ पे जो एक टर्म आया है एस, तो एस का मतलब क्या, दो दो तरह से हम कह सकते हैं। इसका मतलब साइंटिस्ट के बेसिस पर करोगे तो हो जाएगा स्वेडबर्ग यूनिट, या इसका एक और मतलब निकलता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोल सकते हो आप, है ना। तो ये क्लियर होगी बात, नोट कर लिया इसको। अब ध्यान देते हैं, तो दूसरा जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है, ये क्या होता है, तो इसका जो साइज है ये मानते हैं 80s, 80s मान। अब 80s है तो इसका भी दो सबूत है। 80s का मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल से ये बोथ स्मॉल और लार्ज सबूत दोनों जुड़ा हुआ है, 80s का हो गया। और जब हम इसको अलग अलग दिखाएंगे, तो अलग अलग दिखाएंगे तो स्मॉल यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट की बात करें, स्मॉलर यूनिट दिखाएंगे और लार्जर यूनिट दिखाएंगे, है ना। तो सब यूनिट को अगर देखते हैं तो ये हो जाता है स्मॉलर वाला 40s का, और लार्जर वाला होता है 60s का हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग दोनों का साइज थोड़ा बड़ा दिखता है, क्योंकि सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करेंगे तो ये जो एम्बेडिंग पोर्शन है इतना जो एम्बेडेड हो रहा है एक दूसरे में, ये साइज को घटा देगा, लेकिन सेपरेट करेंगे तो साइज बड़ा दिखेगा। क्लियर है। अब है क्या कि राइबोसोम,
ये एक तरह से कहो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है और यूकैरियोटिक सेल में मिलता है राइबोसोम, ठीक है। और तो और साथ ही साथ मिलते हैं कहाँ, तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी, जैसे आपने पढ़ा था कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और राइबोसोम प्लास्टिड में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो राइबोसोम है ये बनता कहाँ है, तो राइबोसोम का फॉर्मेशन जनरली कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट है वहां पे होता है, यानी न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है, राइबोसोम फैक्ट्री कहलाता है, ठीक है। राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस में, और इसका मेन जो काम है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो अभी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, कैसा है, तो दानेदार, मेम्ब्रेनलेस है, कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर, बहुत ही छोटा होता है, सब माइक्रोस्कोपिक, या स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इसको बोल सकते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक, सब माइक्रोस्कोपिक, नेकेड, नेकेड है यानी मेम्ब्रेनलेस है, नेकेड राइबो, नेकेड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्रैनुलर ऑर्गेनल, ग्रैनुलर ऑर्गेनल, ग्रैनुलर ऑर्गेनल्स which functions as, इसका काम क्या है, which functions as protein synthesis, protein synthesis, ठीक है, क्लियर। अब इसको डिस्कवर किसने किया, किसने क्या नाम दिया, है ना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा, राइबोसोम, राइबोसोम डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय, किसने देखा, डिस्कवर्ड बाय क्लाउड, क्लाउड इन, है ना, क्लाउड इन 1941, और बाद में स्टडी किया हुआ, ठीक है। दे वेयर स्टडीड, ऐसे लिख सकते हो, दे वेयर स्टडीड, स्टडीड इन वीन, है ना, स्टडीड इन बीन रूट, बीन रूट सेल्स, बीन रूट सेल्स by by Robinson, Robinson and Brown, Robinson and Brown, ठीक है, Robinson और and Brown, Robinson and Brown, and followed by Paley, Paley, Paley एक साइंटिस्ट है, उसने इसका नामकरण किया हुआ है, ठीक है, Paley। ऐसे लिखा जाता है कि रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्लांट सेल में डिस्कवर किया और पैलेट ने एनिमल सेल में डिस्कवर किया,
तो यहाँ पे तो पता चल जाएगा कि प्लांट सेल में देखा और इन्होंने देखा किसमें, एनिमल सेल में। ठीक है, और ये जो क्लॉडे है, इन्होंने इसका नाम दिया था माइक्रोसोम। ठीक है, राइबोसोम का नाम क्या नाम दिया था, माइक्रोसोम नाम दिया था क्लॉडे। इसके बाद कह सकते हैं आप, इट इज, ऐसे लिख सकते हो, द टर्म राइबोसोम coined by Paley. The term ribosome coined by Paley, and also called पैलेट पार्टिकल बोल सकते, राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ पाया जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम found in cytoplasm of prokaryotic cell, prokaryotic cell, and the prokaryotic cell. ऐसे करके लिखेंगे आगे, in eukaryotic cell, in eukaryotic cell, in eukaryotic cell, it is found in, कहाँ पाया जाएगा, it is found in cytoplasm as well as in cell organelle. ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म में मिलता है उसको साइटोराइबोसोम राइबोसोम कहते हैं, और जो सेल ऑर्गेनल में मिलता है उसको कहते हैं ऑर्गेनल राइबोसोम कहते हैं, है ना। साइटोराइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिलता है, और ऑर्गेनल राइबोसोम जो कि ऑर्गेनल में मिलता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम is made of RNA and protein, इसीलिए तो कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल, RNA and protein, and having two subunits, two subunits, a smaller and larger, a smaller and larger. ठीक है, a smaller and larger. इसके बाद है on the basis of sediment, on the basis of sedimentation coefficient, on the basis of sedimentation coefficient मतलब दोनों को जोड़ करके, on the basis of sedimentation coefficient, ribosome is of two types. कौन कौन था, एक टीएस राइबोसोम, इसका क्या मिला था,
80s का क्या मिला था? 40s और 60s। दूसरा क्या था? 70s, 70s राइबोसोम। इसमें क्या था? 30s एंड 50s। ठीक है, आपने पहले पढ़ लिया इसको। ये इसका मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, एनिमल मैमल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो राइबोसोम है वो 55 है ना। कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है माइटोराइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम 55। तो इसका जो सब यूनिट्स होगा 55 इसका वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25s और 35s। ये स्मॉल यूनिट और ये लार्ज। अब लास्ट में एक फंक्शन लिख देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं राइबोसोम, राइबोसोम फॉर्म्ड फ्रॉम, कहां से बनता है? न्यूक्लियोइड्स, फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, the main function of ribosome is protein synthesis। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। कभी कभी क्या होता है, इन केस ऑफ द यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल है, राइबोसोम कई अटैच हो जाते हैं एक साथ कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कई राइबोसोम अगर एक साथ अटैच है तो इस केस में हम इसको कहते हैं पॉलीसोम। हाँ, इसको कहते क्या है? पॉलीसोम। तो ये हो गया राइबोसोम कंप्लीट। ठीक है, अगर पढ़ाई होते समय बातचीत नहीं हो, कोई किसी को कुछ पूछेगा नहीं, कुछ बोलेगा तो कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है? और मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, मैं पूछ लेता हूँ, अगर 3 बजे से क्लास हो जाता है तो 3 से 4 और 4 से 5 अपना क्लास कर लो, 5 बजे से अपना फ्री हो जाओ। हाँ, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा ना? देखो भाई, हमें तो मन किया कि क्लास बंद ही कर दे, क्लास ले ही नहीं, बोले जाओ कुछ बोलते जाओ। जब कोई कुछ बोलने ही वाला नहीं। ऐसे में ऑफलाइन क्लास रहेगा, इतना मार पड़ेगा इन लोग को स्कूल में। नहीं, लेकिन स्कूल में तो बकर बकर करना ही है, क्लास में तो मतलब जो डिसिप्लिन है उसका टांग तोड़े तोड़े ही रहता होगा। चलो कोई नहीं, जो हो अपने लिए सही हो, दूसरे को क्या मतलब है। और बोल देते हैं मैसेज में, क्लास करना है तो करेगा, नहीं तो भाई इनरोल करने से क्या फायदा है, क्लास छोड़ दे।
माइंड में एक दिमाग में दिया हुआ रहेगा कि आपके पास इतना बचा है, क्लास करेगा